अच्छा जी, आज हम लिपिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने लिपिड्स की इंट्रोडक्शन देखना है, व्हाट दे आर एक्चुअली, उसके फंक्शंस प्लांट्स में, एनिमल्स में क्या है, और फाइनली हम उसके बायोसिंथेसिस पाथवे देखते हैं, प्लांट्स में लिपिड्स फैटी एसिड्स बनते किस तरह से हैं। तो लिपिड्स आर दी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। आप डिस्कस करते हो कार्बोहाइड्रेट्स, आप पहले डिस्कस कर चुके हो। उसके बाद प्रोटीन्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। बट वन थिंग इज डिफरेंट इन लिपिड्स कि आप इनको ट्रू पॉलीमर्स नहीं कहते हो। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में रिपीटिंग यूनिट्स हैं, मोनोमर्स हैं, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड्स के बनने की वजह से अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोटीन्स बनती हैं। लिपिड्स में कोई इस तरह का एक मोनोमर नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि उसकी अटैचमेंट से वो मोनोमर्स आपस में जुड़ते जाएं और लिपिड्स बन जाएं। दैट्स व्हाई यू से लिपिड्स आर नॉट ट्रू पॉलीमर्स। बेसिकली अगर वैसे जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि फैटी एसिड्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लिपिड्स। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल, जो कि सिंपलेस्ट अल्कोहल आपके पास है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जिसको एस्टर लिंकेज कहा जाता है, रिजल्टिंग ट्राइग्लिसराइड जो बनता है उसको न्यूट्रल फैट कहा जाता है। लिपिड की फॉर्म उसको कंसिडर किया जाता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज कंपाउंड विच आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं लिपिड्स की कि ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, वहाँ पर इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो टेक्निकली इनको डिफाइन किया जाए लिपिड्स को, तो दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। बेसिकली अगर एमसीक्यूज में जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ, वहां पर आप फैटी एसिड को क्लिक कर देते हैं, उसको आप राइट ऑप्शन कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर डीप रियलिटी में अब आप देखें तो कोई इसका एक रिपीटिंग मोनोमर नहीं है। नीचे डायग्राम दी हुई है, इसमें देखें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये एक स्टेरिक एसिड, ये एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड बेसिकली है क्या है, एंड पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C OOH, और रिपीटिंग यूनिट्स हैं CH2 ये एक आर चेन है जो वेरिएबल इन नंबर हो सकती है। कार्बन एटम्स का नंबर यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, चेन की लेंथ शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर सैचुरेशन का फिनोमिना आ जाता है। ये सारे सिंगल बॉन्ड्स आपको स्टेरिक एसिड में नजर आ रहे हैं। ये दूसरी जो लिनोलिक एसिड की डायग्राम है, ये भी एक फैटी एसिड है। आप देखें यहाँ पर एन पर COOH, और फिर साथ में एक कार्बन की लॉन्ग चेन CH2 और दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है। इस तरह के फैटी एसिड को फिर आप कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। बहरहाल ये फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड की डेफिनेशन में ये एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और साथ उसकी एक आर चेन है। ये आर चेन वेरी कर सकती है लेंथ में भी और नेचर में भी। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, और नेचर का मतलब ये कि यहाँ पर सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन आ सकती है। और फिर ये आपके पास एक ग्लिसरॉल, ये एक सिंपलेस्ट आपके पास क्या है, अल्कोहल है। OH ग्रुप आ जाते हैं, इस वजह से आप इसको अल्कोहल कंसिडर करते हैं। 3 कार्बन है। अब ये हर एक कार्बन एटम के साथ एक फैटी एसिड अटैच होता जाएगा, और रिजल्टिंग जो चीज बन रही है ट्राइग्लिसराइड, उसको आप न्यूट्रल फैट लिपिड कहते हैं। ये देखें, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और ये 3 फैटी एसिड, हर एक रिस्पेक्टिव कार्बन के अगेंस्ट जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, यहाँ से OH ग्रुप है, यहाँ से H है, वाटर रिलीज हो रहा है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये एस्टर लिंकेज है, ठीक हो गया। और हर कार्बन के अगेंस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब है टोटल 3 बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ। 3 फैटी एसिड्स आके अटैच हो रहे हैं, एस्टर लिंकेजेस 3 बन रहे हैं। तो रिजल्टिंग जो चीज आपके पास आई उसको आपने ट्राइग्लिसराइड कहा,
और साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए। ये ट्राइग्लिसराइड बेसिकली क्या चीज़ है? ये लिपिड है। अब यहाँ पर जैसे-जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, वैक्सीज आप देखेंगे, कुछ पिगमेंट्स हैं प्लांट्स में, जैसे टर्पेनॉइड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं। वहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, ये अल्कोहल चेंज हो जाती है, ये हमेशा ग्लिसरॉल नहीं रहती, और फैटी एसिड की नेचर खुद चेंज हो जाती है। ये जो R1, R2, R3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो भी चेन अटैच है वो लेंथ में भी वेरी कर सकती है, डिफर कर सकती है, और नेचर में भी सैचुरेशन या अनसैचुरेशन या फिर ब्रांच वगैरह फैटी एसिड्स आ जाते हैं। तो ये ग्लिसरॉल के नेचर की बेसिस पे और फैटी एसिड के नेचर की बेसिस पे बनने वाले लिपिड्स आपके पास उतने ही डाइवर्स फॉर्म के बन सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट ट्रू पॉलीमर्स। ठीक हो गया जी। ये आपके पास था बेसिक कॉन्सेप्ट लिपिड्स का। अब देखें कि इसके फंक्शंस क्या हैं। Lipids are the storage form of the energy. Triglycerides, for example, storage form है energy की. They are structural components of biomembranes. Phospholipids यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं जब आप बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो लिपिड बाई लेयर हैं। वहाँ पर जो लिपिड्स हैं वो टाइप आपके पास एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स की है, जिसमें आप हेड्स देखते हैं जो कि पोलर होते हैं, टेल्स नॉन पोलर होती हैं। थर्ड फंक्शन इसका आ जाता है कि दे आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, दे आर लिपिड्स इन नेचर। दे एक्ट एज सर्फेक्टेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स। They act as electric insulators in neurons. They provide insulation against changes in external temperature. They give shape and control to the body. They protect internal organs by providing a cushioning effect. They help in absorption of fat soluble vitamins, जिसमें विटामिन A, D, E और K involved हैं. They improve taste and palatability of the food. अब हम लिपिड्स के कंपोनेंट फैटी एसिड की तरफ आते हैं। फैटी एसिड का जनरल फार्मूला ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप COOH, और साथ में एक वेरिएबल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स पे कंसिस्टिंग आर चेन। अब यहाँ आप फैटी एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स। सबसे पहले आप क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स चेन में ऑड या इवन हो सकते हैं, रिस्पेक्टिवली आप उसको कह देते हैं इवन चेन या ऑड चेन फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, इसी तरह से इवन नंबर अगर कार्बन के प्रेजेंट हैं चेन में, तो आप कहेंगे कि ये इवन चेन कार्बन एटम का, सॉरी, इवन चेन फैटी एसिड है। और इसी तरह से अगर ये कार्बन एटम्स ऑड नंबर के हैं, तो आप सिंपली कह देंगे कि ये ऑड चेन फैटी एसिड्स हैं। एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, तो ये देखें यहाँ पर, अब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब आप इसको क्या कह देंगे, इवन चेन। और इसके अलावा तो यही एक क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके अलावा आपको इस चेन के अंदर क्या नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इवन चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। दूसरी क्लासिफिकेशन आती है ऑन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। अगर 2 to 6 कार्बन एटम्स हैं फैटी एसिड में, तो आप उसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहते हैं। 8 to 14 मीडियम चेन के अंडर कंसिडर होते हैं। 16 to 22 कार्बन एटम्स वो कंसिडर होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। और अगर कार्बन चेन के अंदर 24 से एक्सीड कर जाते हैं, तो वो आपके पास वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कहलाते हैं। ये क्लासिफिकेशन थी और डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। फिर आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन। अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं आर चेन के अंदर, तो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। वो एग्जांपल्स में आपके पास एसिटिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, पामिटिक एसिड है और स्टेरिक एसिड है। ऑन दी अदर हैंड, अगर यहीं पर एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आ जाता है दो कार्बन के दरमियान में,
देन आप टर्म यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन्स, हैलोजेंस या कोई भी ऑक्सीजन एटम्स अगर वो अवेलेबल होंगे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रांच चेन फैटी एसिड में देखें यहाँ पर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में जो डायग्राम्स बनी हुई है कार्बन के साथ यहाँ पर ये एंड पर COOH कार्बोक्साइल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप। उसके अलावा कार्बन के साथ हर जगह आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। ब्रांचिंग में और कोई भी ग्रुप नजर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा। अब ब्रांच चेन फैटी एसिड आप इसको किसको कहते हैं जहाँ पर ब्रांचिंग में ये मिथाइल ग्रुप शो हो रहा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या शो हो रहा है CH3 मिथाइल ग्रुप है। इस तरह की कंडीशन को फिर आप कहते हैं कि ये ब्रांच चेन फैटी एसिड्स हैं। और अगर यही हाइड्रोजन आपके पास कहीं पर हाइड्रोक्सल में कन्वर्ट हो जाता है तब आप उसको हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं फैटी एसिड्स की तरफ। प्रॉपर्टीज आप दो तरीके से स्टडी कर सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो फैटी एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल हैं। ये कहाँ पर सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। उसके बाद ऐसे फैटी एसिड्स जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हैं उनको आप ऑयल्स कहते हैं। रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे? हार्ड फॉर्म में नहीं होंगे, सॉलिड नहीं होंगे, वो आपके पास ऑयल्स कहलाते हैं। और इस तरह के फैटी एसिड जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनको आप फैट्स कहते हैं। फिर आगे से सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर सैचुरेशन का लेवल ज़्यादा है, when the constituent fatty acids have higher chain length and are predominantly saturated, उनको आप hard fats कहेंगे। क्योंकि अनसैचुरेशन तो आप कह देते हैं ना कि एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है आप कहते हैं अनसैचुरेटेड है। उसके बाद जितने ज़्यादा आपके पास सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट होते जाते हैं डबल बॉन्ड्स उतना ही सैचुरेशन का लेवल हाई होता जाता है। जितना सैचुरेशन का लेवल हाई होगा उतनी सॉलिडिटी इनहेंस होगी। और ऐसे फैटी एसिड्स जो कि जिनमें सैचुरेशन का लेवल मैक्सिमम नहीं है, कुछ डबल बॉन्ड वहाँ पर प्रेजेंट है, वो सॉलिडिफाई तो हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पे लेकिन इतनी सॉलिडिटी नहीं होगी उस मुकाबले में कि सारे के सारे सैचुरेटेड फॉर्म सारे सिंगल बॉन्ड्स हों। तो वहाँ पर फिर आप उसको टर्म्स यूज करते हैं फैट, सॉफ्ट फैट्स की। फॉर एग्जांपल बटर है या कोकोनट ऑयल है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो हाइड्रोजनेशन, जैसे हमने अभी पहले कहा कि आपकी लिपिड में अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। हाइड्रोजन अवेलेबल है जिस बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि आप ऑयल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं घी के अंदर। वहाँ पर ऑयल्स अब क्या है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वहाँ पर आप हाइड्रोजनेशन का मतलब हुआ हाइड्रोजन ऐड कर दें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस फिनोमिना को आप एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन कह रहे हैं। और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू फैट। वहाँ पर सैचुरेशन का लेवल इन्हेंस करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल लिनोलिक एसिड है, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन ऐड करें लिनोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मजीद सैचुरेशन क्रिएट करें ओलिक एसिड में कन्वर्जन है और फिर अल्टीमेटली एक सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टेरिक एसिड आपके पास बन जाता है। इसी तरह से ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा आप हेलोजन भी ऐड कर सकते हो, हेलोजन भी ऐड हो सकती है। ओलिक एसिड है, ये आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आयोडीन एक हेलोजन है, उसकी एडिशन होगी डाई आयोडाइड ओलिक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, सैचुरेशन का लेवल मेंटेन हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट फैटी एसिड्स का दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो है लेंथ ऑफ द कार्बन
एटम्स कार्बन, वो चेन है पूरी एक आर चेन, उसकी लेंथ, और दूसरा सैचुरेशन लेवल। जैसे जैसे सैचुरेशन लेवल ज़्यादा होगा या कार्बन एटम्स का नंबर ज़्यादा होगा, ये दोनों फैक्टर्स मेल्टिंग पॉइंट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए रोल प्ले करते हैं। अगर सैचुरेशन लेवल कम है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, या फिर लेंथ ऑफ द चेन, आर चेन, वो कम है, शॉर्ट है, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्ट फॉर्मेशन की है। जब भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अल्कली के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो सॉल्ट्स बनते हैं, और यही अल्कली, यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम उसकी एग्जिस्टेंस हो तो बनने वाले सॉल्ट्स आपके पास सोडियम सॉल्ट्स या पोटेशियम सॉल्ट्स होंगे, और सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स को आप फैटी एसिड्स को सोप्स कहा जाता है। फिर है जी एस्टर फॉर्मेशन। जब भी फैटी एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर रिलीज होगा, एक बॉन्ड बनेगा, उसको आप एस्टर फॉर्मेशन कह रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं, यहाँ पर देखें ग्लिसरॉल और उसके साथ फैटी एसिड मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बन रहा है। इसके साथ आप एक और फैटी एसिड, क्योंकि ग्लिसरॉल में आप देख कर आए हैं तीन कार्बन हैं जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और वो अवेलेबल हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ फैटी एसिड। तो तीन फैटी एसिड अटैच करने के बाद आपके पास ट्राइग्लिसराइड या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी जिसको कहते हैं वो बन जाता है। ऑक्सीडेशन क्या है जी? बीटा ऑक्सीडेशन एक मेन प्रोसेस है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आप इसी तरह से एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो ऑटो ऑक्सीडेशन का फिनोमिना भी हो जाता है। सैचुरेशन का लेवल गेन करने के लिए ऑक्सीजन एटम्स भी वहाँ पर अपनी जगह बना सकते हैं। वैक्सीज नेक्स्ट है। वैक्सीज क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लिपिड्स है। सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं लिपिड्स के। वैक्सीज में ये है क्या असल में? सिक्रीशंस ऑफ इंसेक्ट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स, वहाँ पर वैक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। बी वैक्स है फॉर एग्जांपल। अब ये देखें यहाँ पर एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स में नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द आर चेन दैट कैन डिफर। अब ये हायर फैटी एसिड्स हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन नंबर्स क्या हैं? ज़्यादा होंगे। एंड एलिफैटिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल्स, उनकी रिएक्शन से जो एस्टर फॉर्मेशन हो रही है और रिजल्ट में जो कंपाउंड बन रहा है उसको आप वैक्स कह रहे हैं। अब चेन में जब आपने हायर फैटी एसिड्स कहा तो यहाँ पर नंबर देखें 60 to 100 कार्बन एटम्स यहाँ पर हो सकते हैं। वैक्सेस कहाँ पर यूज होती हैं? दे आर यूज्ड एज बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, पॉलिशेस, लुब्रिकेंट्स एंड कैंडल्स। फॉस्फोलिपिड्स, ये भी लिपिड्स की स्पेशलाइज्ड टाइप है जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप की अकरेंस होती है। इसका नाम अब बेसिकली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में ज़्यादातर देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी, ये मेन प्रॉपर्टी है वो ये कि इसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों एंड्स हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के आपस में, डेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। ये देखें लिपिड बाइलेयर जो मेम्ब्रेन्स के लिहाज से डिस्कस किया जाता है। पोलर हेड्स हैं डेट ओरिएंट देमसेल्व्स टुवर्ड्स द वाटर आउटसाइड, और नॉन पोलर टेल्स हैं दैट आर हाइड्रोफोबिक सो दे अरेंज देमसेल्व्स टू हाइड देयर एंड्स फ्रॉम द वाटर। माइसिलेज एक लेयर है, क्या हुआ, सारे हेड्स आउटसाइड गैदर हो गए और टेल्स अंदर की तरफ इनकी ओरिएंटेशन होगी। दैट स्ट्रक्चर्स आर माइसेल्स। लिपोसोम है, वहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट है। ये दो लेयर्स हैं, वाटर है दरमियान में, बाहर भी वाटर है, और ये टेल्स हाइड्रोफोबिक होने की वजह से इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई। ग्लाइकोलिपिड्स नेक्स्ट टाइप है। यहाँ पर लिपिड्स का असल में अटैचमेंट हो जाती है
एक किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ, उनको फिर ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड की टाइप है दैट कंटेन अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन। ठीक हो गया। ग्लाइकोलिपिड आप बेसिकली कह रहे हो कि लिपिड्स दैट हैव सम कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड टू देम। और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड फर्दर कैटेगरी है ग्लाइकोलिपिड्स की। और यहाँ पर क्या है, अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन। दे आर सीन वाइडली इन नर्वस टिश्यू, वहाँ पर मोस्टली आपको मिलते हैं। दे डू नॉट कंटेन फॉस्फोरिक एसिड, इनके पास फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जैसे आप ऊपर अभी आपने देखा कि फॉस्फोलिपिड, वहाँ पर आप फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हो। ग्लाइकोलिपिड्स में आप बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो। दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिरामाइड्स। सल्फोलिपिड्स या सल्फाटाइड्स, यहाँ पर सल्फेट ग्रुप्स हैं अटैच टू सिरामाइड ओलिगोसैकेराइड्स। और ये भी इसकी इंपॉर्टेंस भी नर्वस टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से, डिग्रेडेशन की वजह से, फेलियर ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, वो एक्यूमुलेशन कॉज करते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एक डिजीज हो सकती है जिसको आप लिपिड स्टोरेज डिजीज का नाम दे देते हो। स्टीरोल्स दे आर आल्सो अनदर टाइप ऑफ द लिपिड्स। यहाँ पर आपको रिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ये 4 रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं। और इसका एक स्पेसिफिक करेक्टर ये है कि फर्स्ट रिंग, रिंग ए के साथ थर्ड पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है। एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं ये। स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का देखें तो फ्लैट है। और ये क्या करेंगे, मोस्टली they act as second messengers. They have their role in uh, carrying the messages from the outside of the cell, और अंदर सेल के वो ट्रांसलेट करते हैं। इस कैपेसिटी में फिर इसको सेकंड मैसेंजर्स के तौर पे इसकी इम्पोर्टेंस को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इसकी बायोसिंथेसिस की तरफ आते हैं। बायोसिंथेसिस अगर एनिमल्स में डिस्कस की जाए तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसॉल के अंदर बनती है फैटी एसिड्स। अगर प्लांट्स में डिस्कस किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, ये 2 मेजर रोल प्ले करने वाले ऑर्गेनेल्स हैं। स्ट्रोमा के अंदर डिनोवो सिंथेसिस, मतलब स्टार्ट जो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, वो स्ट्रोमा में सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पर 2 एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल है। एक आपके पास एसिटाइल को एंजाइम, एक कार्बोक्सिलेज, और दूसरा फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। बायोसिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड्स में याद रखें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक एसिटाइल को एंजाइम ए, ये एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। ये आपने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि वहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम ए की फॉर्मेशन है। उसके अलावा NADPH चाहिए होता है, और ATP। ये 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। इस एंजाइम का स्ट्रक्चर देखें, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आप इसलिए कहते हैं कि ये एक मल्टी फंक्शनल क्या है, एंजाइम है। पूरा एक डिफरेंट सब यूनिट्स हैं जो डिफरेंट स्टेप्स को रेगुलेट कर रहे हैं। इस वजह से आप इस एंजाइम को एक पूरा एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर देखें 7 डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स हैं। डिहाइड्रेटेज, इनॉयल रिडक्टेज, कीटो एसाइल रिडक्टेज, इसके अलावा एसिटाइल कैरियर प्रोटीन, थायोस्टीरेज, कीटो एसाइल सिंथेज, एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, मेलानाइल ट्रांस एसाइलेज। ये अपने डुप्लीकेट फॉर्म में प्रेजेंट है। जो ये यूनिट्स आपको नज़र आ रही हैं वही ये नज़र आ रही हैं। इसी तरह से ये 3 यूनिट्स रेपिटेशन में है अपने। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 7 डिफरेंट फंक्शनल सब डिविजन्स हैं, सब यूनिट्स हैं, जो कि अपने डुप्लीकेट फॉर्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पर इसके स्टेप्स को देखें तो पहला एक्टिवेशन का स्टेप है।
एसिटाइल को एंजाइम से आपके पास एसिटाइल कैरियर प्रोटीन के साथ अटैचमेंट है एंजाइम में, जिसकी वजह से कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा और एसिटाइल एसिटाइल कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा ये वाला ग्रुप। मेलोनाइल बेसिकली बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए की कार्बोक्सिलेशन से। इस वजह से आपको कहा कि यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। पहला आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है। जब इसकी कार्बोक्सिलेशन होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेलोनाइल कोएंजाइम ए, और फिर एसिटाइल कैरियर प्रोटीन के साथ रिएक्शन के साथ करने के बाद ये मेलोनाइल एसिटाइल कैरियर प्रोटीन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और कोएंजाइम ए दैट विल बी लिबरेटेड, दैट विल बी फ्री। अब यहाँ पर एक्टिवेशन स्टेप में आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक एसिटाइल ग्रुप जो कि एसिटाइल कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो गया, और दूसरा मेलोनाइल एसिटाइल कैरियर प्रोटीन के साथ ये अटैच हो गया। मेलोनाइल कोएंजाइम ए बना था बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक्टिवेशन के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस है। यहाँ पर एसिटाइल एसीपी और मेलोनाइल एसीपी इन दोनों का रिएक्शन हुआ और कंडेंसेशन प्रोसेस आप इसको कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, और एसिटो एसिटाइल एसीपी यहाँ पर बना। नेक्स्ट स्टेप आपके पास रिडक्शन का स्टेप कहलाता है। रिडक्शन होती है यहाँ पर, वो कौन कॉज करते हैं? NADPH, क्योंकि आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर तीन चीज़ें चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADPH और ATP। रिडक्शन होगी तो एसिटो एसिटाइल ACP इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी ब्यूटाइराइल ACP। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है। डिहाइड्रेशन से हाइड्रोक्सी ब्यूटाइराइल ACP इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोटोनाइल ACP। उसके बाद रिडक्शन में इसकी फर्दर आपने रिडक्शन करनी है। क्रोटोनाइल ACP के रिडक्शन से ब्यूटाराइल ACP बनेगा और फिर क्या होगा? मेलोनाइल ACP। ये प्रोसेस आगे रिपीट होता जाएगा, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन। ये प्रोसेसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? कार्बन एटम्स ऐड होते जाएंगे और आपके पास एक 16 कार्बन स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको आप का पामिटाइल ग्रुप का नाम देंगे। पामिटाइल ACP बनने के बाद हाइड्रोलिसिस होगी और थायोएस्ट्रेज ये कंपोनेंट एंजाइम का सब यूनिट ये टर्मिनेशन कॉज करेगी। अल्टीमेटली पामिटेट बन जाएगा और HSACP। ये आपके पास थायोएस्ट्रेज सब यूनिट है दैट इज रिलीजिंग एंजाइम। it will play a role in releasing the कार्बन चेन जब उसकी लेंथ 16 कार्बन तक पहुंच जाएगी। नेट रिएक्शन अगर आप देखें तो 8 एसिटाइल को एंजाइम ए चाहिए, 14 NADPH और 7 ATP, और फिर बनेगा क्या? पामिटेट या पामिटिक एसिड जिसको आप कहते हैं। 14 NADPH NADP 8 को एंजाइम ए रिलीज हो जाएंगे, यहाँ एसिटाइल को एंजाइम ए से 7 ADP बन जाएंगे और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 7। ओवरऑल नेट रिएक्शन देखें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए, 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनते हैं, और 14 NADPH। तो एंड पे आपके पास पामिटेट बनेगा, 7 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, 14 NADP रिलीज हो रहे हैं और 8 कोएंजाइम ए बन रहे हैं। ये जो आपके पास 16 कार्बन पामिटिक एसिड का पामिटेट बन गया। अब इस पामिटिक एसिड ने फर्दर अपने अंदर चेंजेस कॉज करके रिक्वायर्ड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाना है। देखिए कार्बन सोर्स आपके पास फोटोसिंथेट था इन द केस ऑफ प्लांट्स, या स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स थे। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए था, और आप डी नोवो सिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल नए सिरे से एक फैटी एसिड को बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो एसिटाइल कोएंजाइम, एक कार्बोक्सिलेज और फैटी एसिड सिंथेज, ये दो एंजाइम्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है। अल्टीमेटली इन एंजाइम्स के रिएक्शन के एक्सेलरेशन ऑफ द रिएक्शन से
लॉन्ग चेन फैटी एसिड पामिटेट्स जो 16 कार्बन है स्टीरेट ये बन रहे हैं। इनिशियली इन फैटी एसिड्स के बनने के बाद यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रही है बाय द एक्शन ऑफ डीसैचुरेजेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ elongases वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बन रहे हैं जिनकी लेंथ इन 16 या 18 कार्बन से भी ज्यादा है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनमें भी इलांगेजेस अपना एक्शन शो करके एक्सेलरेशन ऑफ द रिएक्शंस करेंगे और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बन जाएंगे डीसैचुरेशन कॉज करने के अलावा और चेन को इलांगेट करने के अलावा। कुछ मॉडिफिकेशन और भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की एडिशन करनी है अगर फैटी एसिड्स में तो वहाँ पर मॉडिफाइंग रिएक्शंस होंगे और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स यूटिलाइज होंगे जिसकी वजह से एपॉक्साइल ऑक्साइल हाइड्रोक्साइल एसिटाइलिन या फिर साइक्लिक फैटी एसिड्स वो कंपोज हो जाएंगे। तो समरी के तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक्टिवेशन एक्टिवेशन के बाद कंडेंसेशन रिडक्शन डिहाइड्रोजनेशन रिडक्शन ये प्रोसेसेस हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं क्योंकि जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है उसके पास डिफरेंट सब यूनिट्स हैं और हर जो एक रिएक्शन है वो कैटेलाइज होता है बाय ए सेपरेट सब यूनिट ऑफ द एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इनिशियली एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज करते हुए मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनता है बट द कार्बोक्सिलेशन ग्रुप कार्बोक्सिलेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए उनकी कंडेंसेशन से by the action of fatty acid synthase लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बन रहे हैं जिसमें पामिटिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टीरेट बन सकता है स्टीरिक एसिड और इन लॉन्ग चेन फैटी एसिड के फर्दर मॉडिफिकेशन से रिक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फैटी एसिड्स बनते हैं। अगर डीसैचुरेशन कॉज करनी है तो डी बाय द एक्शन ऑफ डीसैचुरेटेज ये काम हो जाएगा। अगर चेन लॉन्ग करनी है लॉन्ग एजेस हैं और अगर फंक्शनल ग्रुप्स की को चेंज करना है उनकी मॉडिफिकेशन करनी है तो यहाँ पर भी डिफरेंट एंजाइम्स आएंगे। ये यहाँ पर बायोसिंथेसिस खत्म हो जाती है तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिपिड्स।